भारत के इतिहास में पहली बार जब दो चुनावी अधिकारी जो है वो चुनाव को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जिन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। पहली बार हुआ है जब सुब्रत गुप्ता नाम के एक एसआईआर अधिकारी कल के दिन में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की टीम में ज्वाइन हुए बंगाल में। आज एक बार फिर से नई खबर आ रही है जब मनोज अग्रवाल नाम के पोल ऑफिसर, टॉप 2 पोल ऑफिसर्स इस समय शुभेंदु अधिकारी के लिए काम करने जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा है मनोज अग्रवाल को। और तो और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी का सपोर्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में एक नया नियम लाया जा रहा है जहां पर मुस्लिम्स को अब मस्जिद के अंदर ही अपनी पूजा, अपना जो भी है सब करना होगा। रोड पे ये सब काम नहीं कर पाएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो लखनऊ से आ रही है, यूपी से आ रही है, जहां पर नरेंद्र मोदी के सोना ना खरीदने पे सराफा बाजार की कारोबारियों ने विरोध कर दिया है। उनके लाखों कारोबारी रोड पे आ गए हैं जिनका कहना है कि हमारा घर नहीं चल पाएगा अगर आप सोना खरीदने से लोगों को मना करते हो। इस पे अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। और चौथी बड़ी खबर जो कि आ रही है नीट के पेपर से। नीट का पेपर एक बार फिर से लीक हो गया है और इस पे राहुल गांधी ने बीजेपी पे कड़ा प्रहार किया है। इसके अलावा इस समय भारत का रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पे भी चल रहा है। ये चल रहा है हमारे देश की स्थिति। इसके अलावा टीएमसी के एक नेता को एक बार फिर से ईसी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पीछे की क्या बड़ी वजह हो सकती है ये भी जानेंगे। और तो और आखिर में जानेंगे कि इस समय शुभेंदु अधिकारी और विजय थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2 सबसे पहले काम क्या किए हैं हमारे देश के लिए। लेकिन सबसे पहले खबर जो है वो पश्चिम बंगाल से आई है जहां पर चुनावी अधिकारी, एसआईआर अधिकारी जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, जिन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, वो चुनावी अधिकारी अपना पद छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, बीजेपी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं और जिन्हें पूरी तरीके से लोगों के लिए काम करना चाहिए, किसी राजनीतिक नेताओं के लिए नहीं करना चाहिए। दुखद की बात है लेकिन वो धीरे धीरे बीजेपी के लिए काम करते जा रहे हैं। ऐसा आखिर बीजेपी उन्हें क्या वादा कर रही है जो तुरंत ही चुनाव होने के बाद उन्हें चीफ सेक्रेटरी बना दिया जा रहा है, ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। इस पर राहुल गांधी ने भी तंज कसा है। राहुल गांधी ने क्या कहा, गौर फरमाए आपके स्क्रीन पे। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी और बीजेपी ईसी के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार सभी को घेरा है और सभी को चोर से कंपैरिजन किया है। इस पे आपकी क्या राय है वो अलग हो सकती है लेकिन ये सरासर गलत है। किसी भी चुनावी अधिकारी को पूरे भारत के लोगों के लिए निष्पक्ष होना चाहिए, उन्हें किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारे भारत देश में इस समय यही चल रहा है। सुनिए, नगर पालिका भर्ती घोटाले में ईडी ने टीएमसी नेता और पूर्व मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर पे छापा पड़ा और कथित तौर पर दक्षिण दमदम नगर पालिका के अंतर्गत विभिन्न पदों पे के लिए उन्होंने करीब 150 उम्मीदवारों की सिफारिश मौद्रिक भाषा के रूप में बदले में की थी। यानी कि उन पे ईडी ने छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मेरा बड़ा प्रश्न कि शुभेंदु अधिकारी जो कि इस समय बीजेपी के ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए, वो पहले टीएमसी के लिए काम करते थे और करप्शन में पकड़े भी गए रंगे हाथों ऑन कैमरा और उसके बाद वो इस समय बीजेपी में ज्वाइन है। जैसे उन पे करप्शन का चार्ज लगा उन्होंने टीएमसी छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन किया, वो करप्शन का चार्ज पूरी तरीके से गायब हो गया। दूसरे नेता असम के इस समय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहले कांग्रेस के लिए काम करते थे, कांग्रेस के लिए जीतते थे और फिर एक दिन आता है जिस दिन हेमंत बिस्वा पे भी छापे पड़ते हैं, हेमंत बिस्वा पे भी चार्ज लगते हैं और फिर वो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, वही पहले की तरह कि उनको क्लीन चिट मिल जाती है और उनके ऊपर से सारे भ्रष्टाचार के आरोप हट जाते हैं। अब बीजेपी की ओर से आसाम में उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है।
तो हो सकता है कि सुजीत बोस के साथ भी यही हो, सुजीत बोस भी अब टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में आ जाए। इसके अलावा बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही आपसे बोला था, सबसे अपील किया था कि जय श्री राम के नारे इतना ना लगाए, क्योंकि सरकार सबकी है, सबके लिए काम करेगी। और ये एक सही चीज भी थी, सबके लिए काम करना जरूरी है। वहीं दूसरे तरफ बंगाल में एक और ऐलान किया जाता है, पहले हिंदुओं को बोला जाता है, फिर मुस्लिमों को भी सचेत किया जाता है कि अब रोड पे, अब सड़कों पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ पाएगा। जिनको नमाज पढ़ना है, जितने भी मुसलमान हैं, उन सभी भाइयों के लिए बोला गया है कि अब वो मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ पाएंगे। यानी कि रोड पे, सड़कों पे अब नमाज पढ़ने पे पूरी तरीके से बैन लगने वाला है, पूरी तरीके से बंद होने वाला है बंगाल में। पहले हिंदुओं को सचेत किया गया, अब मुसलमानों के लिए भी सचेत किया गया है। चलिए जानते हैं, शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालते ही, मुख्यमंत्री बनते ही दो बड़े ऐलान किए हैं, जो आपके स्क्रीन पे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ होने वाली उच्च स्तरीय बैठक से पहले कानून और व्यवस्था को प्रशासन की शीर्ष प्रायोरिटी बनाने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल भर के सभी एसपी और सीपी को अवैध पशु परिवहन पर सख्त कार्रवाई, यानी कि मवेशियों के खिलाफ, जानवरों के खिलाफ जो अवैध रूप से काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और बिना लाइसेंस वाले पशु बाजारों को बंद करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 1 जून से 2 प्रमुख जन कल्याण परिवर्तनों की तैयारी की जा रही है, जिसमें आयुष्मान भारत को राज्य में शुरू करने के साथ साथ महिलाओं के लिए एक नई मुफ्त सरकारी बस यात्रा योजना भी शामिल की गई है। सरकार ने पहले ही बोला है कि लोगों के लिए चल रही सभी कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से संचालित होंगी। इसमें यह भी जोर दिया गया कि कोई भी मरा हुआ आदमी, अवैध घुसपैठिया या गैर भारतीय व्यक्ति को राज्य के नागरिकों के लिए लाभों का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आश्वासन दिया कि बीएसएफ को आवश्यक सभी भूमि प्रदान की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार और अदालतों के निर्देशों को अनदेखी की थी। और इसके अलावा विजय ने, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने भी 2 बड़े कारनामे पेश किए हैं, वो जानना इससे भी जरूरी है। पहले आदेश में 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए एक विशेष कार्य बल गठित करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष बल और हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी बोला कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और जल जैसे बुनियादी मुद्दों पे पूरा ध्यान देंगे। उनका कहना है किसानों, मछुआरों का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। फिल्मों की तरह इन्होंने यहाँ भी काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है उनका निर्देश वो आपके स्क्रीन पे इस समय जोसेफ विजय ने मंगलवार को पूरे राज्य में पूजा स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और बस स्टैंडों के पास संचालित 717 ठेके शराबों की दुकानों के आउटलेट्स को बंद करने का निर्देश दे दिया है। यानी कि स्कूल के बच्चों के सामने और बस स्टैंड के सामने और पूजा स्थानों के जगहों पर शराबी ठेके पूरी तरीके से बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। हमारी अगली खबर बंगाल से, जहां ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पूर्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य दावों पे ताजा आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं कि विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों ने राज्य की कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदान परिणामों को प्रभावित किया हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जो मल्ल्या बागची की अगुवाई वाली पीठ एसआईआर अभियान से संबंधित एक बैच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। जब वरिष्ठ अधिवक्ता और तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने
तर्क दिया कि संशोधन प्रक्रिया ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों पे काफी गहरा प्रभाव डाला है। तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए कल्याण बनर्जी ने शीर्ष अदालत को बताया कि 31 विधानसभा सीटों पे जीत का अंतर एसआईआर निपटान प्रक्रिया के दौरान हटाए गए मतदाताओं के नाम की संख्या से कम था। उन्होंने एक निर्वाचन क्षेत्र का हवाला दिया जहां उनके अनुसार उनकी पार्टी के उम्मीदवार को केवल 862 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि मतदान सूची से 5000 से ज्यादा नाम काटे जा चुके थे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी के द्वारा केस दायर करने पे क्या बंगाल में फिर से चुनाव हो सकते हैं, क्या बंगाल में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के छोड़ करके पहली बार ममता बनर्जी का सपोर्ट किया। इससे पहले ममता बनर्जी ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ममता बनर्जी के सपोर्ट में कई केस गए हैं और एक बार फिर से ममता बनर्जी की बात को माना गया है। और देखना अब ये दिलचस्प होगा कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सोना ना खरीदने की अपील के विरोध में लखनऊ में, यूपी में सराफा बाजार बंद रहा पूरी तरीके से। व्यापारियों ने बोला कि इससे लाखों कारीगरों के घरों पे और कारोबारियों की रोजी रोटी पे संकट आ सकता है और आ चुका है, क्योंकि जब उनकी दुकानों पे कुछ बिकेगा ही नहीं, उनके व्यापार में कोई फायदा ही नहीं होगा, तो वो कैसे अपने कारोबारी जो है अपने कारीगरों को कैसे वेतन देंगे, कैसे आजीविका चलाने के लिए पैसे देंगे। ये सारे चीजों के बारे में आंदोलन कर दिया गया है, प्रोटेस्ट कर दिया गया है, कहे तो विरोध कर दिया गया है लखनऊ में, और तो और भारत के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है, सुनिए आपके स्क्रीन पे। ये कैसा अमृत काल है जिसमें सोने की चिड़िया सहमी सी है। सराफा बाजार से जुड़े देश भर के करोड़ों कारीगरों से लेकर के सुनार व्यापारी तक अब क्या अपनी दैनिक जरूरतों को एक साल के लिए ताक पे रख देंगे? एक साल के लिए कहां जाएंगे, या सरकार उनके परिवारों का पेट पालेगी? ये बात बिना परिवार वाले घर वाले लोग क्या ही जानेंगे। यानी कि बीजेपी के योगी जी, बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी को तंज कसा गया है कि जिनका खुद कोई परिवार नहीं, वो लोगों के परिवार के बारे में क्या सोचेंगे। सबकी राय इसमें अलग हो सकती है, लेकिन ये तो सच है जहां नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं सामने आकर के बोला कि लोगों से कि सोना ना खरीदे, तो जो सोने के व्यापारी हैं, जो सोने की दुकानें हैं, उनका घर कैसे चलेगा? क्या नरेंद्र मोदी, क्या बीजेपी की सरकार उनको कुछ सब्सिडी देगी, कुछ पैसे देगी जिससे कि वो अपना घर चला पाए अगले आने वाले 1 सालों के लिए, जिनकी कमाई पे असर पड़ेगा और जिनको इस वजह से अपने जॉब से निकाला जाएगा कि हमारी दुकानों पे, हमारे जो मॉल है उन पे बिक्री नहीं हो रही है क्योंकि लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दिया है। तो कई लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा। लाखों लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी जॉब जाने वाली है अगले आने वाले 1 सालों में। तो इसके ऊपर भी राय बनती है कि सरकार ने इस बारे में क्या सोचा है और ये सारी चीजें चुनाव से पहले क्यों नहीं बोली गई। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है वैसे ही पेट्रोल, डीजल, तेल, खाने के तेल और तो और सोने को भी खरीदने से मना किया जा रहा है। सबके रेट बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। जो मैंने आपसे इस चुनाव से पहले बोला था, मैंने 1 महीने पहले ही ये वीडियो बना चुका है कि सिर्फ चुनाव खत्म होने दो, फिर देखना क्या होने वाला है। और इससे भी खतरनाक कुछ होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी तंज कसा है। क्यों? क्योंकि नीट का पेपर एक बार फिर से लीक हो गया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये नई सरकार आई है 2014 से लेकर के आज तक पूरी दुनिया के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इतने बार पेपर लीक हो रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं वो सुनिए आपके स्क्रीन पे। वो बोलते हैं नीट 2026 के पेपर की लीक खबर सुनी, परीक्षा नहीं, नीट अब नीलामी है। कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पे बिक रहे थे। 22 लाख से ज्यादा बच्चे रात भर आंखें जला करके पढ़ते हैं
और एक रात में उनका जो फ्यूचर है वो बाजार में सरेआम नीलाम हो गया। ये पहली बार नहीं है, 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा, हर बार वही वादे और वही फिर कोई खामोशी। मोदी जी जब आप अपनी हर नाकामी का बिल लोगों पर डालते हैं तो गरीब के बच्चों को का भविष्य भी उसी बिल में आ जाता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूट गया है और मोदी सरकार से बड़ा खतरा युवाओं के, भारत के युवाओं के सपने के लिए कोई नहीं। मैं भारत के युवाओं के साथ हूं। ये वक्त, ये समय बेहद मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन ये व्यवस्था ऐसे नहीं रहेगी। हम मिल करके इसे बदलेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ ही नहीं, और ये सही बात कही है, सभी को इससे ताजुब रखना चाहिए। भले इनका नाम पप्पू है, लेकिन इन बातें खड़ी सोने के बराबर करते हैं। इन्होंने हर चीज, पेट्रोल डीजल से लेकर के नरेंद्र मोदी के चुनावी रैलियों से लेकर के सारी चीजें पहले ही बोल रखी थी कि ये होने वाला चुनाव खत्म होते ही सारी चीजें सामने आ भी गई हैं। और एक बार फिर से नीट का पेपर लीक हो चुका है, इसको भी लोगों से छुपाने की कोशिश की जा रही है, कवरेज कम किया जा रहा है। और तो और इस समय भारत का रुपया, पूरे भारत का रुपया सबसे निचले स्तर पे चल रहा है। मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.58 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पे गिर गया, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और ईरान से जुड़े तनावों को लेकर के बढ़ती चिंताओं ने वित्तीय बाजार को हिला करके रख दिया है और भारत के बाहरी संतुलन पे दबाव को और तेज कर दिया है। ये तेज गिरावट उसी दिन के बाद से आई है जब रुपया पहले ही 1 महीने से अधिक समय में अपनी सबसे भारी एकल दिवसीय गिरावट दर्ज कर चुका था, जो तब 95.31 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर के बंद हुआ था। और इसके अलावा तमिलनाडु से खबर आ रही है भाई, तमिलनाडु में डीएमके ने विजय के ऊपर करारा प्रहार किया है। जो पहले मुख्यमंत्री थे एमके स्टैलिन, उन्होंने, डीएमके ने बोला है, उनके सोर्सेस की ओर से खबरें आ रही हैं, उन्होंने बोला है कि विजय बहुमत से नहीं जीत पाए हैं और विजय ने उन्हीं के पुराने अलायंस, उन्हीं के पुराने दोस्तों से सीटें ली, तब जाकर के मुख्यमंत्री बने। यानी कि उन्होंने वीसीके, उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया, जो कि इससे पहले सरकार बनाने में डीएमके यानी कि एमके स्टैलिन के सपोर्ट में थे, और अब उनसे अलायंस अपना तोड़ करके विजय के अलायंस में आ गए हैं। ये इस समय बड़ी खबर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसी न्यूज जानना चाहते हो जो आम लोगों से छुपाया जाता है, ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज जो कि आपको किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगी, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारे चैनल पे हर दिन आपको 24 घंटे की ऐसी खबर मिलेगी जो कि पूरे यूट्यूब पे, पूरे न्यूज चैनलों पे कहीं नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।